हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग नीट 2022 के पीवाईक्यू में थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 29 टू 39 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सवालों को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का सवाल 29 क्या है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ द 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर को मिला के इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ द 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इन 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट इन वाट्स इज, हमसे पूछा गया। जैसे क्या है सवाल, देखिए मतलब मान लीजिए जैसे मैं बोलूँ ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ, उन दोनों का मिला के जो वेट है या मैं जो मास है वो कितना है 2000 kg। चूंकि वेट की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा mg, जो हो जाएगा 2000 इंटू 10, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये 20,000 के बराबर। क्लियर, न्यूटन। क्लियर। अच्छा, अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर है, ठीक है, और किसके बराबर है ये 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, और वो कितना बताया गया फ्रिक्शन फोर्स अपने को, देखिए वो है 3000 न्यूटन। क्लियर। तो नेट फोर्स एफ नेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg w प्लस फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 3000, जो कितना हो जाएगा ये 23,000। क्लियर है, न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो मोटर होगा, जो लिफ्ट का मोटर होगा, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी देना है इसको, वी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में देना है। तो मैं एफ नेट उतना ही ऊपर चाहिए, मिनिमम यही होगा। तो पावर कितना हो जाएगा, एफ डॉट बी आपने पढ़ रखा होगा। चूंकि वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं सीधे सीधे ये एफ कौन सा, एफ नेट जिसको मैं बोला हूँ इनटू वी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एफ नेट कितना 23,000 इंटू वेलोसिटी 1.5, जो किसके बराबर हो जाएगा 2300 इंटू 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 या 45, 15 दूना 30, 34 और ये 2 जीरो, तो 34,005 वाट, सॉरी 34,500 वाट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अ सेल ऑफ द मास m इज एड्रेस्ड इनिशियली, इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट हैविंग द इक्वल मास इन रेशियो 2 to 1. If the fragment having the equal mass fly off along the mutually perpendicular direction with speed v, the speed of the third या लाइटर फ्रेगमेंट क्या होगा, हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये मास m है, ठीक, ये 3 पार्ट में टूट रहा है और जिनका रेशियो कितना है 2 to 1। तो अगर ये रेशियो 2 to 1 है तो इनका जो मास होगा ये 2m/5 मास होगा, ये भी मास 2m/5 होगा और ये मास m/5 होगा। क्लियर है। चूंकि ये शुरू में ही रेस्ट में था, क्लियर, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी, ये 0 होगा। अब फाइनल वेलोसिटी, अब दो पार्टिकल जो सेम मास के हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे बना देता हूं आपको ये अपना x, ये y और ये z, तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दो पार्टिकल को मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये 2m/5 और इसकी वेलोसिटी भी x की तरफ, और इधर वाला भी 2m/5 और इसकी वेलोसिटी y की तरफ। क्लियर है। तो z वाला, z के डायरेक्शन में कौन हमको ये नहीं पता, लेकिन थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन हमको ये भी नहीं पता, वही कैलकुलेट करना अपने को। तो थर्ड पार्टिकल को मैं इसको बोल देता हूँ v3, जिसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा मैं मान लेता हूँ कि x i कैप में होगा, y j कैप में होगा, प्लस z k कैप में होगा। मुझे नहीं पता कि कितना होगा, बस हमने एक अननोन वैल्यू मान लिया, ठीक है। और उसका मास पता है, मास कितना है m/5। तो इनिशियल मोमेंटम, अच्छा चूंकि इसके अंदर कोई भी, मतलब जब ये एक्सप्लोड किया है तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा, तो नेट फोर्स 0 है, ठीक। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना, देखिए लिखते हैं हम लोग 2m मास इनटू वेलोसिटी, वो भी किस डायरेक्शन में, आई कैप में, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, प्लस 2m/5 इंटू वेलोसिटी इंटू जे कैप, प्लस m/5 मास थर्ड पार्टिकल का, और उसकी वेलोसिटी कितना x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप।
क्लियर है बातें? अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं। आई को आई के साथ कंपेयर कर लेंगे, जेड को जेड के साथ, जे को जे के साथ। चूंकि देखिए, तो अगर मैं कंपेयरिंग इक्वेशन विद सेम डायरेक्शन, तो देखिए 2mb इधर मैं लेके आऊंगा, इसको मैं लिखूंगा 2m/5 इंटू बी माइनस आई कैप, और थर्ड वाले का m/5 और x आई कैप था, तो x की वैल्यू कितना, m/5 m उड़ गया और ये 2v। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी तरीके से y के लिए लिखूंगा तो 2m/5 v j कैप, और उसका कितना m/5 और y j कैप। तो y की वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए, अगेन 2v आ जाएगा। क्लियर है? माइनस में ये सब माइनस में आएगा, ये भी माइनस में। और रही बात z की, तो z का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, उसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो z k कैप इधर है ही नहीं, तो ये जीरो आएगा। तो थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो गई माइनस 2v आई कैप माइनस 2v जे कैप, और वो थर्ड z कितना था, जीरो, यही तो हुआ। तो अब बी थर्ड का अपने को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं देखिए, 2b का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2b√2। तो फाइनल आंसर कितना v3 का मैग्नीट्यूड 2√2v मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2√2। अपने पास ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये साथ में ऐसे रहेगा, ऑप्शन डिलीट हो गया है, इंटू वी, और यहाँ पे वी ऑप्शन ऐसे था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, थर्ड इज द सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, डायमेंशन MLT-2A-2 बिलोंग्स टू। अगर आपको ये डायमेंशन देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है क्या, ये ऐसे कुछ लिखा गया MLT-2 और A-2। MLT-2 तो शायद आपको देखा देखा लग रहा हो, ये फोर्स का है, मतलब ये क्या है, न्यूटन है, और नीचे क्या है, एम्पेयर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे को ऐसी क्वांटिटी खोजनी है जिसका यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर हो। तो अगर आप याद करो तो आपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स में दो वायर की वजह से लगने वाले फोर्स DF/DL, जब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, सबका पढ़ा था हम लोग ने। हम लोग क्या पढ़ा था, म्यू नॉट, अगर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो I1 I2 डिवाइडेड बाई 2π/d, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना d, ये पढ़ रखा है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो dl मीटर होगा, dv मीटर में होगा, कैंसिल हो गया, df न्यूटन है और उधर I1 I2 है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, df बाई I1 I2, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दूं 2π/d, और नीचे dl, नीचे कितना dl, और ये I1 I2, तो क्या ये वैल्यू म्यू नॉट है क्या, देखिए तो d और dl दोनों का सेम यूनिट खत्म हो जाएगा, न्यूटन एम्पेयर, तो ये किसका बचा अपने को, ये किसका यूनिट है, म्यू नॉट का। क्लियर है? तो ये कौन है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर है? 32 देखिए, 32 हमसे क्या बोला गया है, अ कॉपर वायर लेंथ 10 मीटर, रेडियस इतना, 10⁻² डिवाइडेड बाय √π मीटर, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम। The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is given। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे करंट डेंसिटी पूछा गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वायर है ऐसे, जिसका लेंथ बोल दिया गया है 10 मीटर है, और इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू हमको बताई गई कितना, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अब देखिए, अच्छा जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या पढ़ा है, E डॉट डी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। तो क्या मैं इसको 10 × 10 से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 100 वोल्ट।
तो अगर मैं इसको 0 बोल देता हूँ, इसको मैं 100 बोल देता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट। क्लियर है ये बातें? देखिए इतना सा। अब मुझे पोटेंशियल पता चल चुका है, करंट निकालना होगा। अच्छा, करंट डेंसिटी निकालना है, तो ये कितना होता है, आई बाई ए। तो मुझे करंट चाहिए, करंट को मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ। वी बाई आर डेल्टा वी बाई आर पोटेंशियल डिफरेंस, और एरिया पाई आर का स्क्वायर। तो डेल्टा वी कितना, 100 माइनस 0 बाई 100। आर कितना, 10 ओम। और रही बात एरिया निकालने के लिए, तो पाई आर कितना, 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप, और ये अंडर रूट पाई का स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं ऐसे। तो देखिए इनको सॉल्व करने पर कितना आता है, ऊपर 10 हो जाएगा क्या, देखो आप, ऊपर 10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 के पावर माइनस 4। क्लियर है? डिवाइडेड बाई पाई। देखिए तो ये पाई पाई कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, 10 के पावर माइनस 4 ऊपर ले जाओगे 10 के पावर 5 हो जाएगा, और ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर, यही तो जे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 33 देखिए। In young double slit experiment, a student observed 8 fringes in a certain segment of the screen. When a monochromatic light of the 600 nanometer wavelength is used, if the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, then the number of the fringes he would be observed in the same region of the screen. मतलब स्क्रीन की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये स्क्रीन मान लेते हैं, ये अपना स्लिट विड्थ, यहाँ से इनकी दूरी स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, और यहां से यहां तक ये टोटल 8 फ्रिंज मान लेते हैं। कितना, 8 फ्रिंज। तो ये इसका स्क्रीन का लेंथ बताएगा, स्क्रीन लेंथ कितना होगा, 8 इंटू एक का हम लोग बोल देते हैं y1, ठीक है। तो 8y1 होगा, तो y1 की वैल्यू कितना, मतलब ठीक है, एक विड्थ फ्रिंज का कितना, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, यही तो पढ़ रखे हैं। चूंकि 1 की हम लोग 1 बोल देते हैं, लैम्डा 1 पहले वाले को और लैम्डा 2 दूसरे वाले को बोलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए अब दूसरे वाला जब वो वेवलेंथ चेंज होता है तो स्क्रीन लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि लेट n2 बी ए फ्रिंज, ठीक है। तो एक की थिकनेस लिखेंगे ऐसे, देखिए स्क्रीन लेंथ, फिर से स्क्रीन लेंथ को लिखूंगा मैं n2 इंटू y2, n2 इंटू y2 की वैल्यू कितना, लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब दोनों लेंथ बराबर ही हैं क्योंकि वो चेंजेस तो हुए नहीं है। तो देखिए दोनों को बराबर कर देते हैं हम लोग। यहीं पे मैं लिखूंगा, देखिए 8 इंटू लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। चूंकि ये डी 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 कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास, 8 लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी, 600 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी वो निकालना है, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी, 400। तो ये और ये गए, 4 से 2 गया, तो n2 की वैल्यू कितना, देखिए 12 फ्रिंज विड्थ होंगे। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है, 12। आगे देखिए, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है, द ग्राफ इज शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। क्लियर? तो जो इसका मोमेंटम लिखा जाएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोमेंटम p इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो h इज इक्वल टू पी लेमडा। तो पी लेमडा क्या है, कांस्टेंट ही तो है एक तरीके से। तो ये हाइपरबोला शेप का कोई ग्राफ होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा, हाइपरबोला। इन चारों में से देखिए हाइपरबोला कौन सा है, तो अपने को दिख रहा है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो ये ही एक हाइपरबोला है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड सही है। क्लियर है? 35 देखिए, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट x इज, देखिए अब एक कोई भी x एलिमेंट निकला है प्लस पॉजिट्रॉन निकला है। अगर आपको याद हो, पॉजिट्रॉन तब निकलता है जब कोई प्रोटॉन अपना चार्ज छोड़े। तो अगर एक प्रोटॉन, ऐसे मैं बोलूं, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है प्लस
ई प्लस छोड़ा है और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, सॉरी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो ये इसका मतलब ये है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो मास नंबर में कोई चेंज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज कर गया। और कितना डिक्रीज किया? एक। तो पहले कितना था? 11। देखिए जेड की वैल्यू पहले कितनी थी? 11। तो जेड डैश कितना होगा? एक कम हो जाएगा, 10 होगा। चूंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो पहले था वही, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो वो ए कितना होगा? पहले जितना था 22, अभी भी कितना? 22। देखो इसमें इनमें से किसके पास 10 और 22 है? तो देखिए ये सेकेंड ऑप्शन सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, A series LCR circuit with the inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohm is connected to an AC source of the voltage V is equal to 200 sin 100t volt. If the resonance frequency of the LCR circuit is V0 and the frequency of the AC source is V, तो अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद हो तो हम लोग कैसे लिखा करते थे? एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी, यही लिखा करते थे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जिसको उसने किसके डिनोट किया है? वी नॉट से, तो मैं ऐसे वी नॉट डिनोट कर देता हूँ 2 पाई अंडर रूट। एल की वैल्यू कितनी है? देखिए 10 हेनरी। सी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? तो फैरेड में ऐसे एसआई में, तो ये 2 10⁻⁻4 बचेगा, बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? वी नॉट की वैल्यू देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10⁻², जिनको मैं लिख सकता हूँ 100/2 पाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ 50/पाई हर्ज यूनिट के साथ। क्लियर है क्या बात है? देखिए तो अपने पास वी नॉट की वैल्यू कितनी आई? 50/पाई हर्ज। और रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा जैसे हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, ऐसे मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं, क्या है? वोल्टेज इज इक्वल टू 200 साइन 200t। अगर आप इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो हम ऐसे लिखे थे वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, यही तो होता है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी गई अपने को? सॉरी 200 दिया गया है, ये वैल्यू हमने ज्यादा लिख दिया है, 200 है, सॉरी 100 है। देखिए उस इक्वेशन से ये 100, तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 100। तो एफ की वैल्यू कितनी? 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? 50/पाई हर्ज। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है जहां पे दोनों ही बराबर है, बी नॉट और बी? तो ये कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्लियर है ये बातें? 37 को देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है अपने को। लिस्ट में ग्रेविटेशनल कुछ ग्रेविटी चैप्टर से, ग्रेविटेशन चैप्टर से ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, यूनिट निकाल ही देते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट चाहिए अपने को। जी का यूनिट क्या लिखेंगे? देखिए अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिट होगा न्यूटन होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए जी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो जी की वैल्यू कितना? अपने को फोर्स का याद होता है mlt-2 इंटू आर स्क्वायर को मैं एल स्क्वायर लिख देता हूं इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर, काट दीजिए। तो ये फाइनल में क्या लिखूंगा? देखिए m की पावर -1 एल का क्यूब t की पावर -2। तो पहला g का कौन सा कहाँ लिखा गया है? सेकेंड, g का सेकेंड। क्लियर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो मैं उसको भी लिखता हूं। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे जी m1 m2 माइनस में बाई आर, यही तो लिखते हैं।
अच्छा मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ क्योंकि उसको मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है। तो एनर्जी की यूनिट वैसे भी हम लोग याद रखते हैं, क्या है देखिए, ml² T-2, ठीक है क्या, यही होता है एनर्जी का। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे ml²T-2 फोर्थ एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो m L²T-2 डिवाइडेड बाई m, तो क्या बचेगा L²T-2। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए L²2 और ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स का क्या होता है mlt-2 और इसका m, तो ये कितना हो जाएगा L-T-2। क्लियर है। तो देखिए ये क्या हो गया थर्ड। अब कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ए का सेकेंड बी का फोर्थ एंड सी का थर्ड, सी का सॉरी फर्स्ट, तो फर्स्ट ही सही है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे जो पूछा गया है, अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड is charged fully by 100 volt battery as shown in the figure, then it's disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of the capacitance C of the same value 900 picofarad shown in the figure B. Electrostatic energy stored by the system B. B में एनर्जी कितना स्टोर हमसे पूछा गया। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना आया। जब ये फुली चार्ज हुआ, फुली चार्ज, तो 100 सी हुआ क्या, देखिए Q इक्वल टू सी बी, ये Q की वैल्यू आई, ठीक है। अब यही यहां पहुंचेगा 100 Q सॉरी 100 C इज इक्वल टू Q। चूंकि अब सेम वैल्यू क्या है, दोनों के पास बराबर पोटेंशियल होना चाहिए, तो मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं क्या, यहाँ पे Q चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है। तो मैं देखिए चूंकि दोनों सेम, तब तक डिस्चार्ज होगा ऊपर वाला कैपेसिटर जो चार्ज है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, देखिए 100 C माइनस Q डिवाइडेड बाई C शुड बी इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज में बोलता हूँ किसी भी टाइम Q आएगा, Q बाई C। तो ये कितना जाएगा 100 C माइनस Q इज इक्वल टू Q, तो 100 C इज इक्वल टू 2Q, तो Q इज इक्वल टू 50C। तो इसके ऊपर चार्ज फाइनल कितना आ जाएगा, मैं देख बोलता हूँ, ये 50C हो जाएगा और यहाँ भी 50C हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज आया, ठीक। अच्छा इसके आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना, C से डिवाइड कर दो V, तो 50C डिवाइडेड बाई C, तो ये कितना हो जाएगा V 50 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 50 वोल्ट होगा। अब एनर्जी निकालना अपने को, क्या होता है हाफ CV², ऐसे कितने कैपेसिटर, दो, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू C की वैल्यू कितना, देखिए अब रख देते हैं 900 इंटू 10 के पावर माइनस 12। क्लियर है। B की वैल्यू कितना आया है 50 का स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे 2500। बातें क्लियर है क्या। अब इनको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखिए सॉल्व करने पर कितना आया, ये दो, ये दो खत्म कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 8 इनको लिख देते हैं हम लोग, सॉरी 2 भी छूट गया अपने से, देखिए ये दो बार है ना 2, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो अपने पास 25 इंटू 10 के पावर माइनस 8 इंटू 9 बचा, तो 25 नंबर 225 इंटू 10 के पावर माइनस 8, तो जिनको मैं और साथ में लिखूंगा 2.25 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल। क्लियर है। तो देखिए कौन सा है, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया हमसे, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B are separated by the plane boundary, ठीक है। The speed of the light in those medium are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second. The critical angle for any for a ray of the light for these two media is, देखिए क्या बोला गया है, ऐसे है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में बना देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, ऊपर वाले को मैं B बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे
रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ए का निकालना होगा तो सी डिवाइडेड बाई बी ए लिखूंगा क्या, तो 3 इंटू टेन के पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू टेन के पावर 8, तो ये म्यू ए की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। क्लियर। इन ए सिमिलर वे वी कैन फाइंड म्यू बी, तो लिखूंगा 3 इंटू टेन के पावर 8 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन v, तो 2 इंटू टेन के पावर 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो देखिए इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.5 और इसका 2। क्लियर। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन तब है जब लाइट कहां से जाए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ जाता है। ठीक है, ये यही एंगल क्या आता था थीटा सी, और ये कितना 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ तो मैं यूजिंग स्नेल्स लॉ ऐसे बोलूंगा क्या, देखिए म्यू ए साइन थीटा सी शुड बी इक्वल टू म्यू बी साइन 90 डिग्री। क्लियर। तो म्यू ए की वैल्यू कितनी 2, साइन थीटा सी निकालना है अभी, म्यू बी की वैल्यू 1.5, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू मिलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 1.3/2 तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या ये 3/4 हो सकता है, तो थीटा सी की वैल्यू कितना, साइन इनवर्स 3/4 को मिल सकता है 0.75, तो कितना हो जाएगा ये, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, नीट एग्जाम बहुत पास में है। आप सभी चैप्टर्स के थियरी को बाकायदा याद कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको मेमोराइज्ड होगा, आपको रिमेंबर होगा, आपके दिमाग में होगा, उतनी तेजी से आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है।